अगर आप भी एलएलबी कर रहे हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं या फिर पहली बार जो है लॉ को पढ़ने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट को, तो उस इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको 3 टर्म मिलेंगे, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ये तीनों वर्ड के क्या मतलब होते हैं पूरे एक्ट में, जहां पे मे प्रिज्यूम आएगा, सेल प्रिज्यूम आएगा या फिर कंक्लूसिव प्रूफ आएगा, तो उसका हम क्या अर्थ लगाएंगे इस वीडियो में समझने वाले हैं। और उससे रिलेटेड जितने कंफ्यूजन होते हैं उस कंफ्यूजन को आप इस वीडियो को देख करके दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि मे प्रिज्यूम जो है, मे प्रिज्यूम का क्या मतलब होता है। मे प्रिज्यूम जिसकी हिंदी होती है उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा। अगर बात करें कि इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो मे प्रिज्यूम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में। और वहीं बात करें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मे प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा को कहां परिभाषित किया गया है, तो वो है सेक्शन 2 के क्लॉज एच में। अगर उसके बाद बात करें कि जो महत्वपूर्ण चीज है कि जहां भी मे प्रिज्यूम आएगा तो मे प्रिज्यूम का क्या मतलब समझेंगे। मान लीजिए कि ये कोर्ट है, कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, यहां जज साहब बैठे हैं और कोई भी अधिवक्ता जो प्रोसिक्यूशन हो या फिर डिफेंस का हो, वो कोई भी ऐसा फैक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, फैक्ट या तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए जो ये मे प्रिज्यूम है, मे प्रिज्यूम का मतलब होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, मतलब उस फैक्ट के बारे में पहले ही उपधारणा कर लेना। कैसी उपधारणा, आइए बताते हैं। यदि प्रोसिक्यूशन के द्वारा कोई फैक्ट दिया जा रहा है और इस फैक्ट के बारे में जो हमारा एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये कहता है उस फैक्ट के बारे में मे प्रिज्यूम। अगर उस फैक्ट के बारे में मे प्रिज्यूम वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट जो है, जज साहब जो है, उस फैक्ट को बिना एग्जामिन किए क्या करेंगे, बिना एग्जामिन के, विदाउट एग्जामिनेशन उस फैक्ट को प्रूव्ड मानेंगे। ये कौन सी बात हो गई, तो यही बात है। अगर कहीं मे प्रिज्यूम वर्ड दिया गया है तो फिर जो कोर्ट है वो कोर्ट उस फैक्ट को, जिस फैक्ट के लिए मे प्रिज्यूम यूज किया गया है, उस फैक्ट को बिना एग्जामिन किए प्रूव्ड मान लेगी। लेकिन ये जो मे प्रिज्यूम जहां वर्ड यूज रहेगा, वहां एक बात ध्यान देने वाली है कि ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है। कोर्ट चाहे तो उस फैक्ट को प्रूव्ड माने और चाहे तो उस फैक्ट से रिलेटेड और भी फैक्ट मान सकती है कि नहीं ये फैक्ट, ये जज साहब ये भी कह सकते हैं। एक तो पहली बात क्या कह सकते हैं, पहली बात कह सकते हैं कि चलो भाई इस फैक्ट को प्रूव्ड मान लेते हैं। तो जहां मे प्रिज्यूम होगा इनके डिस्क्रिशन पे है, जज साहब के, माननीय कोर्ट के, माननीय न्यायालय के डिस्क्रिशन पे है कि उस फैक्ट को बिना एग्जामिन किए प्रूव्ड मान ले। या फिर दूसरी बात कि उस फैक्ट को अगर लगता है जज साहब को कि ये जो फैक्ट है जहां मे प्रिज्यूम वर्ड यूज किया गया है, ये फैक्ट ऐसा है कि संदिग्ध मालूम होता है, वो अपने आप में इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, तो ऐसी स्थिति में उस फैक्ट को चाहे वो तो प्रूव्ड ना मान करके उसको कहें कि और भी एक्स्ट्रा एविडेंस दीजिए ताकि मैं उस फैक्ट को देख करके मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, मैं संतुष्ट हो जाऊं कि ये फैक्ट जो है वो प्रूव्ड है। तो ये होता है मे प्रिज्यूम का मतलब। आइए अब हम डायरेक्ट में देखते हैं कि डायरेक्ट की लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है। अगर आपके पास इंडियन एविडेंस एक्ट है
तो आप सेक्शन 4 में देखेंगे, और यदि आपके पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम है तो आप सेक्शन 2 के क्लॉज एच में देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है मे प्रिज्यूम व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, बाय दिस एक्ट तो हो ही गया, व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, मतलब जब भी ये वर्ड मे प्रिज्यूम इस अधिनियम में दिया गया रहेगा, उस स्थिति में द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, एक वो फैक्ट के बारे में कोर्ट उपधारणा करेगी, इट मे बी आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, कि ये जो फैक्ट है वो प्रूव्ड होगा जब तक कि उसको डिस्प्रूव्ड ना किया जाए, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, और मे कॉल प्रूफ फॉर इट। इसका मतलब कि यदि सीधा हम आपको बता दिए कि कोई भी फैक्ट है जिसके साथ मे प्रिज्यूम वर्ड यूज किया गया है इस एक्ट में, तो बिना एग्जामिन किए उस फैक्ट को कोर्ट जो है प्रूव्ड मान लेगी, या फिर चाहे तो उस फैक्ट से रिलेटेड एक्स्ट्रा एविडेंस भी मांग सकती है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो यही हमारा मे प्रिज्यूम जो वर्ड है उपधारणा कर सकेगा, इसका मतलब होता है। आइए हिंदी में देख लेते हैं क्या लिखा है। उपधारणा कर सकेगा, जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उनके सबूत भी मांग सकेगा, मतलब उससे रिलेटेड सबूत भी मांग सकता है, जो अभी हमने आपको बताया। तो आशा करता हूं कि मे प्रिज्यूम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेल्फ प्रिज्यूम देखेंगे और कंक्लूसिव प्रूफ देखेंगे। इन दोनों को समझने के बाद ये देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए इसके बाद समझ लेते हैं कि सेल्फ प्रिज्यूम क्या है। देखिए, अगला जो वर्ड है वो है सेल्फ प्रिज्यूम, जिसकी हिंदी होती है उपधारणा करेगा, उपधारणा करेगा। अब देखिए, अगर बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो इसको परिभाषित किया गया है सेक्शन 4 में। वहीं अगर बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम को में, तो इसको परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज एल में। अब ये सेल्फ प्रिज्यूम क्या होता है? अब सेम वही कहानी हम लोग ले लेते हैं कि ये मान लीजिए कोर्ट है, जज साहब हैं, दोनों की सुनवाई चल रही है, जहां प्रोसिक्यूशन भी है और डिफेंस भी है। मतलब एक पक्ष के वकील हैं और एक अपोजिट पार्टी के। तो यहां पे ये मान लीजिए कि ये जो दोनों में से कोई भी वकील साहब यदि कोई फैक्ट प्रस्तुत करते हैं, क्या फैक्ट प्रस्तुत करते हैं, जिस फैक्ट के बारे में इस अधिनियम में सेल्फ प्रिज्यूम वर्ड यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? सेल्फ प्रिज्यूम वर्ड यूज किया गया है। तो देखिए, अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसके लिए इस अधिनियम में सेल्फ प्रिज्यूम वर्ड यूज किया गया है, ऐसा फैक्ट यदि कोर्ट में पेश किया जाता है, तो यहां जज साहब जो है बाध्य हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। किस लिए बाउंड हो जाएंगे? बाउंड, बाध्य हो जाएंगे कि एक्सेप्ट द फैक्ट और एविडेंस। मतलब यदि ऐसा कोई एविडेंस या ऐसा कोई फैक्ट जो माननीय न्यायालय में, कोर्ट में जज साहब को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस फैक्ट के लिए सेल्फ प्रिज्यूम वर्ड का यूज इस अधिनियम में किया गया है, तो माननीय जज साहब को, माननीय न्यायालय को इस बात को मानने के लिए कि ये जो फैक्ट है
ये फैक्ट प्रूव्ड है, वो बाध्य होंगे, बाउंड होंगे, यानी और उससे रिलेटेड कोई एविडेंस भी नहीं मांगेंगे कि नहीं भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हूं, अभी उस फैक्ट से रिलेटेड और भी फैक्ट या एविडेंस दो जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, संतुष्ट हो जाऊं कि ये जो फैक्ट है ये प्रूव्ड है। ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इस प्रोविजन को कहा जाता है मैंडेटरी प्रोविजन। ये कोर्ट के लिए, माननीय जज साहब के लिए मैंडेटरी होता है कि यदि किसी फैक्ट के लिए इस अधिनियम में सेल प्रिज्यूम वर्ड यूज किया गया है, तो ऐसा फैक्ट यदि कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है तो माननीय जज साहब ऐसे फैक्ट को विदाउट एग्जामिनेशन, बिना एग्जामिनेशन के प्रूव्ड मानने के लिए बाउंड होंगे, बाध्य होंगे। यही सेल प्रिज्यूम का मतलब है। आपको यह भी समझ में आया होगा कि जहां हम बात कर रहे थे मे प्रिज्यूम की, तो ये मानने के लिए बाध्य नहीं थे। ये इनके डिस्क्रिप्शन पे निर्भर करता था कि चाहे वो उस फैक्ट को एज अ प्रूव्ड मान लें या फिर उस फैक्ट से रिलेटेड और भी एविडेंस मांगे, ताकि उस फैक्ट को लेकर के उनके मन में एक संतुष्टि हो जाए कि वो जो फैक्ट दिया गया है वो प्रूव्ड है। लेकिन सेल प्रिज्यूम में माननीय किसी अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में, कोर्ट में जज साहब को कोई भी फैक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है और उस फैक्ट के बारे में इस अधिनियम या एक्ट में यह कहा गया है कि उस फैक्ट के लिए सेल प्रिज्यूम वर्ड यूज किया गया है, तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय को इस फैक्ट को प्रूव्ड मानने के लिए बाउंड होना पड़ेगा। वो बाध्य हैं कि इस फैक्ट को जो है वो मानेंगे ही मानेंगे एज अ प्रूव्ड। और यहां पे फर्दर एविडेंस नहीं मंगा सकते हैं, उससे इस फैक्ट से रिलेटेड एविडेंस नहीं मांगेंगे कि इस फैक्ट का एविडेंस दीजिए, तब हम इस फैक्ट से जब संतुष्ट हो जाएंगे तब मानेंगे कि प्रूव्ड है। ऐसा नहीं कह सकते। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ये आपको समझना होगा। आइए अगला हम समझते हैं कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या कहता है। देखिए, अगर कंक्लूसिव प्रूफ की बात करें, सीपी लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, जिसका हिंदी क्या है, निश्चायक सबूत। कंक्लूसिव प्रूफ की बात करें तो इसको अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करेंगे तो सेक्शन 2 क्लॉज बी में कंक्लूसिव प्रूफ को डिफाइन किया गया है। आइए कंक्लूसिव प्रूफ को मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप ये समझिए कि दिया क्या है एक्ट में। आइए हम पढ़ के आपको सुनाते हैं कि कह रहा है कि कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स, अब एक बात और याद रखिएगा, जब भी कभी आप डेफिनेशन क्लॉज में मीन्स वर्ड देखते हैं, क्या मीन्स वर्ड देखते हैं, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि ये जो डेफिनेशन है ये अपने आप में कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है या एग्जॉस्टिव है। ये अपने आप में एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। मतलब यहां जो कंक्लूसिव प्रूफ का डेफिनेशन दिया गया है ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड, मतलब किसी एक फैक्ट को प्रूव किया जा रहा है, सॉरी, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, मतलब किसी एक फैक्ट को प्रूव्ड किया जा रहा है और दूसरा फैक्ट उस पहले फैक्ट के प्रूव्ड हो जाने से दूसरा फैक्ट अपने आप प्रूव्ड हो जा रहा है, तो द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to give in for the purpose of disproving it। आइए इसको भी समझते हैं कहानी के माध्यम से कि क्या कह रहा है। फिर समझिए, मानिए कि ये जो है कोर्ट है, क्या है? कोर्ट है। यहां प्रोसिक्यूशन है। प्रोसिक्यूशन माने सरकारी वकील जो विक्टिम की तरफ से लड़ रहे हैं। यहां डिफेंस वकील हैं।
अब ये वकील साहब क्या करते हैं, किसी एक फैक्ट को ए को माननीय न्यायालय के सामने प्रूव कर देते हैं और ए के प्रूव हो जाने से ऐसा हो रहा है कि बी अपने आप ही प्रूव्ड हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब ये बी प्रूव्ड हो गया तो फिर कोर्ट क्या करेगी कि इस फैक्ट को जब ए के प्रूव्ड हो जाने से बी अपने आप प्रूव्ड हो जा रहा है, तो फिर ऐसे जो बी प्रूव्ड हो गया इस फैक्ट को, इसको मान लीजिए फैक्ट नंबर 1, इसको मान लीजिए फैक्ट नंबर 2। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एक एग्जांपल, जब आप अगर मैथ के स्टूडेंट रहे होंगे तो आप समझते होंगे, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया a बराबर b और यहीं लिख दे कि b बराबर 1, तो यहां अपने आप समझ जाएंगे कि ये प्रूव हो गया कि a बराबर 1 होगा ही होगा, क्योंकि b जो है a के बराबर है। इसी तरीके से जब किसी एक फैक्ट को न्यायालय में प्रूव कर दिया जा रहा है फैक्ट 1 को, और फैक्ट 1 के माध्यम से फैक्ट 2 स्वतः जो है प्रूव हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो माननीय कोर्ट है इस दूसरे वाले फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस जो है अलाउ नहीं करेंगे। कि आप अगर फिर से समझिएगा इस कहानी को, कि एक वकील साहब हैं जो पहले फैक्ट को माननीय न्यायालय के सामने प्रूव्ड कर दिए और पहले फैक्ट के प्रूव्ड हो जाने से दूसरा फैक्ट अपने आप यदि प्रूव्ड हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे फैक्ट को यदि डिफेंस डिस्प्रूव करना चाहे तो इस दूसरे फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए कोर्ट जो है परमिशन नहीं देगी। यही है कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत। अब एक बात, ये तो मैं अब आशा कर रहा हूं कि तीनों वर्डिंग आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब हम लोग एक बार डिफरेंस के फॉर्म में देख लें क्या डिफरेंस होता है। एमपी का मतलब आप लोग ये समझेंगे मे प्रिज्यूम, एसपी का मतलब समझेंगे सेल प्रिज्यूम, यही सीपी का मतलब समझेंगे कंक्लूसिव प्रूफ। आइए देखते हैं तीनों में क्या डिफरेंसेस है। तो अगर बात करें मे प्रिज्यूम की, इंडियन एविडेंस के सेक्शन 4 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 क्लॉज एच में। सेल प्रिज्यूम की बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 क्लॉज एल में। अगर कंक्लूसिव प्रूफ की बात करें तो सेक्शन 4 में इंडियन एविडेंस एक्ट के, और इसमें सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 2 के क्लॉज बी में। ये और दूसरी बात, ये जो है डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है। क्या है? डिस्क्रिशनरी। कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है, कोर्ट चाहे तो उसको प्रूव्ड माने या फिर उससे रिलेटेड और भी डॉक्यूमेंट मंगा ले। यही सेल्फ प्रिज्यूम की बात करें तो ये मैंडेटरी प्रोविजन होता है। क्या होता है? मैंडेटरी की कोर्ट को मानना ही मानना पड़ेगा, कोर्ट यहां बाध्य है, बाउंड है मानने के लिए। यही बात करें कंक्लूसिव प्रूफ की तो ये भी मैंडेटरी है, मैंडेटरी प्रोविजन है। यहां भी कोर्ट जो है यदि एक फैक्ट को प्रूव्ड कर दिया गया और दूसरा फैक्ट प्रूव्ड हो गया तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को उस दूसरे फैक्ट को जो है प्रूव्ड मान लेना पड़ेगा। अगला ये जो है रिवर्टेबल प्रोविजन है। ये रिवर्टेबल क्या होता है? इसकी तो चर्चा ही नहीं किया हमने। अब कहेंगे कि सर जब रिवर्टेबल नहीं आपने बताया है तो यहां हम रिवर्टेबल का मतलब क्या समझेंगे? रिवर्टेबल का मतलब ये होता है कि यदि आपको हम क्या कहानी के माध्यम से समझा रहे थे, ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से, कि मान लीजिए ये कोर्ट है, यहां एक वकील साहब है, मान लीजिए वकील साहब फर्स्ट, वकील साहब सेकेंड। अब एक वकील साहब क्या किए कि एक किसी फैक्ट को F1 ले लेते हैं, फैक्ट 1 को कोर्ट में प्रूव कर दिए, और मान लीजिए वो जो फैक्ट था उसके लिए मी प्रिज्यूम वर्ड यूज किया गया था।
तो ऐसी स्थिति में कोर्ट चाहे तो उसको प्रूव्ड माने या फिर उससे रिलेटेड और भी एविडेंस मांग ले। तो फिर अब जब इसको फैक्ट 1 को कोर्ट ने प्रूव्ड मान लिया, क्या मान लिया? प्रूव्ड मान लिया, तो दूसरे वकील साहब नाराज हो गए, कहें आपने प्रूव मान लिया, लाइए अब मैं बताता हूं कि ये जो फैक्ट 1 है ये प्रूव्ड नहीं है, ये डिस्प्रूव्ड होना चाहिए क्योंकि फैक्ट जो है गलत है। तो अब दूसरे वकील साहब इस फैक्ट को डिस्प्रूव करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डिस्प्रूव करना चाहते हैं। तो क्या दूसरे वकील साहब को डिस्प्रूव करने दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। तो जब दूसरे वकील साहब को डिस्प्रूव करने दिया जा रहा है, इसी को कहते हैं रिबटेबल। ठीक, वहीं अगर बात करें कि सेल्फ प्रिज्यूम द्वारा किसी एक वकील साहब द्वारा प्रूव कर दिया गया है, तो दूसरे वकील साहब द्वारा भी उसको डिस्प्रूव किया जा सकता है, तो इसको भी कहेंगे रिबटेबल प्रोविजन। बस यही अंतर क्या होगा कि ये डिस्क्रिशनरी होगा, ये मैंडेटरी होगा। अगर बात करें कंक्लूसिव प्रूफ की, तो ये तो एक तो मैंडेटरी है, दूसरी इसमें अब देखिए कंक्लूसिव प्रूफ में हम आपको एक बात बताए थे कि फैक्ट 1 को प्रूव किया जा रहा है, फैक्ट 2 अपने आप प्रूव हो जा रहा है। अब जो है फैक्ट 2 को दूसरे वकील साहब कहें कि फैक्ट 1 को वकील साहब पहले प्रूव किए हैं तो दूसरा प्रूव हो गया है, मैं फैक्ट दूसरे को डिस्प्रूव करना चाहता हूं, तो ऐसे वकील साहब को कोर्ट जो है डिस्प्रूव करने के लिए परमिशन नहीं देगी, तो इसको कहेंगे इर्रिबटेबल। क्या कहेंगे? इर्रिबटेबल। वो फैक्ट 1 को चाहे तो डिस्प्रूव कर लें, लेकिन अगर फैक्ट 2 को डिस्प्रूव करना चाहेंगे तो कोर्ट के द्वारा उसको परमिशन नहीं दिया जाएगा। आशा करता हूं कि ये तीनों जो है वर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।